प्यारे साथियों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज एक विशेष सूचना के साथ आपके सामने आया हूँ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर जो भर्ती है उसके संदर्भ में काफ़ी लोगों ने मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ये कहा है कि सर जो इसका सिलेबस है इसको कंप्लीट करवाया जाए। आपके कुछ वीडियोस इस पर पहले से हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो उसी संदर्भ में अ, अब जो मेरा अगले 15 से 20 दिनों में कुछ वीडियोस पर डे या 2 दिन में 2 वीडियोस या कभी 2 दिन में 1 वीडियो, इस प्रकार मैं कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर जो ये सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा। वीडियो पर जैसे आपके रिएक्शन मिलेंगे उस हिसाब से ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। वैसे भी काफ़ी पद इसमें आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 1500 के आसपास पद इसमें आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। जो हमने ग्राम पंचायतों का इतिहास देखा था, तो प्राचीन काल में पंचायत व्यवस्था का क्या इतिहास था उसको हम देख चुके थे और ब्रिटिश काल में कैसे पंचायती राज व्यवस्थाएं विकसित हुई उसको भी हमने देखा। और वहाँ हमने देखा था कि जिस समय वायसराय भारत के पक्ष में या स्थानीय संस्थाओं के विकास के पक्ष में काम करना चाहे तो उन्होंने बहुत अधिक काम ग्राम पंचायतों के विकास में किया। किंतु जब ऐसे वायसराय भारत आए जो कि केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे, तो उस समय ग्राम पंचायतों का विकास अधिक अवस्था में नहीं हुआ। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रामायण महाभारत मनुस्मृति या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी कि प्राचीन काल में हमको पंचायतों का जो इतिहास है वो वहाँ से देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं बहुत अधिक विकास ग्राम पंचायतों ने या स्थानीय संस्थाओं ने आज़ादी से पूर्व तक कर लिया था। किंतु फिर भी स्थानीय संस्थाएं उस स्तर पर विकास नहीं कर पाई थी, या यूं कहें कि स्थानीय संस्थाओं का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था या जिस उद्देश्य से स्थानीय शासन या स्थानीय संस्थाओं की बात की गई थी वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू किया गया। तो भारतीय संविधान में ही जो आर्टिकल 40 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भीतर, उसमें पंचायत के विकास की बात की गई और राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो पंचायतों का विकास करें। किंतु लगभग 1950 से लेकर 1960 तक जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी प्रयास किए। उसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया 1952 में और अन्य प्रयास भी किए गए, पर 1961 तक ये माना जाता है, जब तक 2 पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, ग्रामीण विकास या पंचायत विकास में बहुत अधिक योगदान नहीं दिया जा सका। और केवल जो ब्रिटिश काल में नगर के विकास की योजनाएं थी या नगर पालिकाएं, इनकी संख्या को बढ़ाने पर ही जोर दिया गया और इनका विकास कैसे हो इस पर कोई जोर सरकार द्वारा नहीं दिया गया। और जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ रहा था देश में, जो नगरों की समस्याएं थी, चाहे वो आवास की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, पानी की समस्या हो, विद्युत की समस्या हो या प्रदूषण की समस्या हो, इन सभी समस्याएं निरंतर बनी रही। इसलिए 1961 में नगरीय स्वायत्त संस्थाओं को महत्व दिया जाने लगा और तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरीय भूमि के मूल्य नियंत्रण, नगर विकास के लिए मास्टर प्लान, गृह निर्माण हेतु मानदंड निर्धारण,
एवं विकास कार्यक्रमों के लिए इन संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया गया। किन संस्थाओं को? जो स्थानीय संस्थाएं थी 1961 में उनको इन कार्यों को भी सौंपा गया और उन्हें इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया। किंतु जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आरंभ किया गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपेक्षा की गई थी कि जनता की जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसमें और अधिक सक्रिय योगदान प्राप्त होगा, वह कार्यक्रम लगभग निसफल सा साबित होने लगा और इस कार्यक्रम की असफलता ने कहीं ना कहीं यह सिद्ध कर दिया कि सरकार को इस कार्यक्रम के अतिरिक्त भी अन्य कार्यक्रम और लॉन्च करने पड़ेंगे स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए। और इसी कारण सामुदायिक विकास खंडों की स्थापना की गई तथा खंड विकास अधिकारी को खंड स्तर पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस व्यवस्था ने सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा, जनता से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा जो प्रशासनिक शक्तियां थी, यानी कि जो सामुदायिक जो खंड विकास अधिकारी था उसकी शक्तियों में ही वृद्धि की और इस कारण 1957 में सरकार को पुनः इन जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, खंड विकास कार्यक्रम है, इसकी जांच के लिए कि इसने किस स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के विकास में योगदान दिया है, उसकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन करना पड़ा और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राजों के विकास के लिए जो अपनी रिपोर्ट है वह 1959 में सरकार को सौंपी। मेहता समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो अपनी रिपोर्ट में मेहता समिति ने स्पष्ट मत दिया कि जब तक लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व है उसका निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक स्थानीय लोगों की रुचि और स्थानीय लोगों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता, जब तक कि लोकतांत्रिक संस्थाएं यानी कि जो पंचायतें हैं उनको भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त न किए जाएं या जो पंचायत से संबंधित संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक यानी कि जनता द्वारा निर्मित हो, जनता द्वारा अपने क्या कार्य किए जाने हैं उसका निर्णय लिया जाए। जब तक इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता तब तक चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्यक्रम स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए चलाएं, तब तक हम ऐसे कार्यक्रमों की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले इस बात को स्पष्ट किया। उसने यह भी बताया कि जब तक इस प्रकार की संस्थाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता तब तक सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के जितने भी प्रयास सरकार के माध्यम से किए जाएंगे वह प्रयास कहीं ना कहीं निसफल होंगे। समिति ने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी असफलता तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभ करने का पुनः सुझाव दिया, यानी कि पंचायत स्तर पर कहीं ना कहीं संस्थाओं का निर्माण किया जाए ताकि पंचायतों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। आयोग ने जितनी भी ये सिफारिशें दी उसको जो नाम दिया वो दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों के गठन के लिए या जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए क्या नाम दिया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि जो लोकतांत्रिक सत्ता है वो केंद्रीकृत ना हो बल्कि उसको विकेंद्रीकृत किया जा सके, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया गया। और इसके बारे में लिखा कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय नेतृत्व एक कड़ी है जो सरकार व स्थानीय जनता को जोड़ती है तथा सरकारी नीतियों की क्रियान्वित करती है, यानी कि सरकार
जो भी नीतियां निर्मित कर रही है उन नीतियों को स्थानीय जनता तक, निचले से निचले स्तर तक पहुंचाने का जो काम करती है वह कहीं ना कहीं पंचायती राज संस्थाएं करती है। जो मेहता समिति के सुझाव थे उनमें से कुछ सुझावों को तो सरकार द्वारा नकार दिया गया, पर अधिकतम सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। और उसके सुझाव के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया वो किस जिले में किया गया। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान के नागौर जिले में किया गया, और यह किस समिति के सुझाव के आधार पर किया गया, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि गांधी जयंती के दिन, राजस्थान के नागौर जिले में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्काल समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके माध्यम से पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। और इसके पश्चात यह सिलसिला जारी रहा। 1960 से 64 तक बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल आदि जितने भी ये राज्य थे, इन राज्यों में पंचायतों का गठन किया गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिए थे उसमें थोड़े से चेंजमेंट करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको किस समिति के आधार पर अपनाया गया। तो आपका जवाब बनेगा बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के आधार पर। अब प्रश्न बनता है कि वो 3 स्तर कौन कौन से थे। तो पहला था ग्राम स्तर, जिसमें कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें थी, जो कि सबसे निचला स्तर था। दूसरा स्तर था खंड स्तर, जिसमें पंचायत समिति थी और ये मध्यवर्ती स्तर था। और तीसरा स्तर था जिला स्तर, जिसमें कि जिला परिषद, और ये सबसे ऊंचा स्तर, यानी कि पंचायतों का सबसे ऊंचा स्तर जिला स्तर बनाया गया। मेहता समिति के सुझाव के आधार पर जब पंचायती संस्थाओं का गठन कर दिया गया ग्रामीण स्तर पर, तो उसमें बहुत सारी कमियां उभरने लगी, और इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायती राज व्यवस्थाओं की इन कमियों को दूर करने के लिए और पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए या जनता के और अधिक हित के लिए क्या है, अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिस समिति को अशोक मेहता समिति हम कहते हैं। अशोक मेहता समिति का 1977 में गठन किया गया, और अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में जो अपनी रिपोर्ट है उसे सरकार को सौंपा, और उसने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी समिति थी जिसने कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को 3 स्तर के जगह 2 स्तर या द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया था। तो आपका जवाब बनता है अशोक मेहता समिति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और वो 2 स्तर कौन कौन से थे, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला था जिला परिषद और दूसरा था मंडल पंचायत। किंतु भारत के अनेक राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाने से मना कर लिया, और केवल पश्चिम बंगाल व कर्नाटक, केवल ये 2 राज्य थे जिन्होंने इन सुझावों को स्वीकार किया था। बाकी समस्त राज्यों ने इन सुझावों को क्या है, अस्वीकार कर लिया था। और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पंचायती राज व्यवस्था में आया नहीं, परंतु इसका जो इम्पोर्टेंस है अशोक मेहता समिति का वो यही है कि इसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने की बात की थी। इसके अलावा बहुत सारी अन्य समितियां भी हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं जब हम पंचायती राज व्यवस्थाओं का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो इन समितियों का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है।
DRDA का प्रोग्राम है जो कि सरकार के माध्यम से किया गया था, जिसका फुल फॉर्म बनता है गरीबी निवारण कार्यक्रमों तथा जिला ग्रामीण अभिकरण। इसको DRDA कहा जाता है, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तथा अन्य संगठनों जिनका उद्देश्य निम्न स्तर तक विकास करना था, इनके विकास के लिए ऐसी संस्थाओं के निर्माण पर जोर दिया जाने लगा वर्ष 1978 के पश्चात। और इसी बात के अध्ययन के लिए कि ऐसी कैसी मतलब इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे ये संस्थाएं काम करेगी, उसके लिए 1983 में एक और समिति बनती है, हनुमंतराव समिति, जिसको कि नियुक्त किया गया था 1983 में। और हनुमंतराय मेहता समिति जो थी, उसने बहुत अधिक अध्ययन पंचायती राज संस्थाओं को लेकर किया, पर उसने पाया कि जो अशोक मेहता समिति थी, उसने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि वह कौन सी समिति थी जिसने अशोक मेहता समिति के सुझावों को ही सरकार के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए सुझाव दिया था। तो वो बनती है हनुमंतराव मेहता समिति। इसके अलावा 1985 में GBK राव समिति का गठन किया गया, जिसने कि जिला परिषद को और अधिक सशक्त, यानी कि जो 3 स्तर हमने पहले बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से निर्माण किए थे, उसमें जो जिला परिषद है तीसरा स्तर, उसको और अधिक सुदृढ़ बनाने का सुझाव जो है वो GBK राव समिति के माध्यम से दिया गया था। इसके अलावा 1986 में LM सिंघवी समिति का निर्माण किया गया था, जिसने कि सुझाव दिया था कि 2 या 3 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाकर पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि वित्तीय आधार पर पंचायतों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। हम आगे पढ़ेंगे, जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन को जब हम पढ़ेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किंतु यह संवैधानिक दर्जे की बात 1952 से ही चली आ रही थी, या यूं कहीं 1957 से ही चली आ रही थी, किंतु इनको संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ वो 1993 में जाकर प्राप्त हुआ। तो बहुत शॉर्ट में मैंने तीनों समितियों को आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन समितियों पर आप अलग से पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न आपका है तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।